जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अली फ़ारूक और रज़वान चौधरी वी लॉग के साथ हाजिर हैं। आज हम डिस्कस करेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान की तरफ से जो पहले कहा जाता रहा है कि जी भरपूर तरीके से एहतजाज किया जाएगा, लेकिन वो एहतजाज फ़िलहाल घटाई में पड़ता नज़र आ रहा है और कोई उसकी मुकर्ररा तारीख नहीं दी जा रही। तो इस पे आज हम डिस्कस करेंगे। जी रज़वान साहब, क्या सूरत हाल है ये तहरीक इंसाफ की सियासत की, किस करवट ये बैठ रहे हैं ऊँट, और क्या पोजीशन आइंदा नज़र आ रही है पाकिस्तान में सियासी जो दौड़ लगी हुई है? देखें, अभी जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान की, जी उसके हवाले से पीटीआई का एक बड़ा अहम रोल नज़र आ रहा था, जो कि अब नहीं है। अब ये सिर्फ सोशल मीडिया की पार्टी रह गई है पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि इन्होंने जो लॉन्ग मार्च किया वो फेल हुआ। उसके बाद 6 दिन की डेडलाइन दी, उस पर भी यू टर्न ले लिया। उसके बाद फिर इन्होंने कहा जी बजट जब पेश हो जाएगा उसके बाद हम कोई लाहे अमल तय करेंगे। मीनवाइल अभी कल या परसों खान साहब ने एक और प्रोग्राम में कहा है कि 20 तारीख तक जो है ना मैं को डेट दूंगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये अभी बाहर आएंगे, मेरे ख्याल से नहीं आ सकेंगे। रज़वान, मेरे ख्याल से तो सूरत हाल ये लग रही है कि शायद बैक चैनल ये एक नेगोशिएशन कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट से कुछ मामला सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये आगे डेटों पे डेटें दे जा रहे हैं। देखिए, तारीख पे तारीख दे रहे हैं। वो मुलाकातें इनकी मुसलसल हो रही हैं और गवर्नमेंट से भी हो रही हैं, एस्टेब्लिशमेंट से भी हो रही हैं। बताते नहीं है ये, लेकिन नताइज नहीं नजर, लेकिन नताइज कोई नहीं है। क्या इस बार तो जो बाहर की उंगली का इंतजार करते रहे 2014 में, तो आपको पता है नहीं, तो एस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पे पीछे थी और ये निकले लाहौर से धरने के लिए। तो इस बार तो उनके जो ताकत ही कोई नज़र नहीं आ रही जो जिसके पीछे वो चले। देखिए, वो स्कैटर्ड है ना सारे इस वक्त पीटीआई के लोग। अब ये देखिए, पंजाब से ना होने के बराबर ये लोग ले जा सके वहाँ पे। अच्छा, पंजाब में भी तकसीम होती जा रही है पार्टी कुछ। पंजाब में आप देख लें, इनके अपने जो लीडर थे, जिन लोगों ने लोगों को मोबिलाइज करना था, उन कुछ ने गिरफ्तारियां दे दी, कुछ अंडरग्राउंड हो गए, और कुछ जो थे वो वैसे ही कंटेनर पे उनके साथ थे, बच्चे अपने आप को बचा रहे थे कि कहीं पंजाब में धड़े बनते नजर आ रहे हैं पार्टी के अंदर, कुछ अंदर पंजाब में देखे बन चुके हैं। अब इमरान खान साहब मौरूसी सियासत के बड़े खिलाफ थे, अभी अपने भांजे को एक बड़ा अहम रोल दे दिया पंजाब के अंदर। और वो साहब कौन है? यही जो जिन्होंने पीआईसी के बाद वो जो मामला हुआ था वकीलों का, जी बिल्कुल, जिसपे वो काफ़ी सूरत हाल खबरों में रहे हैं वो उनके भांजे। तो अब उनको बड़ी अहम पोजीशन दे दी है उन्होंने। तो क्या सूरत हाल नज़र आ रही है अब ये आगे सियासी सूरत हाल? ये मुझे तो लगता है कि शायद ये गवर्नमेंट अपना टेनोर शायद पूरा करना चाहिए वैसे, या आप क्या समझते हैं, क्या सूरत हाल है इनकी? अपनी सूरत हाल भी इतनी अच्छी नहीं है। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। वैसे एक चीज़ मैं फिर काटूंगा कि मुझे बड़ा उस दिन मैं हंसी आई, टीवी पे मीडिया पे चल रहा है जी तेल की कीमत बढ़ी, तो पीपल्स ये तहरीक इंसाफ वाले प्रेस क्लब के बाहर भी, कहीं गुलबर्ग में भी एहतजाज कर रहे हैं। ये कैसा एहतजाज है जो इनके हाथों से किए गए एग्रीमेंट के नतीजे में यानी ये चीज़ें बढ़ी और ये सूरत हाल सामने आई, और वो आज वो एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं और अपने 4.25 साल दौर में जो होता रहा है उस पर वो नाला नहीं है, और ये 2 माह में जो कुछ हुआ है उस पर वो बहुत नाला है। तो हम एज अ शहरी तो हम तो ज़रूर कहेंगे कि जी ये ठीक नहीं हुआ, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो तो हम सब जानते हैं कि जो एग्रीमेंट साइन किया गया था उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, और इसी इम्प्लीमेंटेशन के नतीजे में ये फ्यूल की प्राइसेस में इजाफा हुआ। और क्या वो इनके अपने लीडरान कह चुके हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने डिस्क्लोज कर दी हैं। इमरान खान साहब को बड़ा नुकसान दे रहे हैं इनके अपने साथी जो हैं, जिनमें ख़ास तौर पर शेख रशीद हैं, और वो बार बार 2-3 दफ़ा वो ऐसे बयान दे चुके हैं कि जी ये आने वाली गवर्नमेंट के लिए माइंस बिछाई गई थी, ये जानबूझ के किया था, हमें पता चल गया था 4 माह पहले, आईबी ने बता दिया था कि आप जा रहे हैं। और ये सारी चीज़ों ने इनको अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया, और इनका वो मरासले वाला बयानिया भी
बुरे तरीके से मुतासर हुआ है इसमें, पिट गया बिल्कुल बुरे तरीके से। वो अभी देखे ना, खुद भी बात नहीं कर रहे ना उसके ऊपर, ये मरासले के बयानी के ऊपर इतनी ज़्यादा बात नहीं कर रहे, बस तो इमरान खान साहब अकेले ही बात कर रहे हैं, कोई बंदा इनका। मजे की बात है, रशिया के बयानी से भी काफ़ी बात निकल गई इनके, ये जो तेल खरीद रहे थे, जो सबज बाग दिखाए, लेकिन वो तेल की कोई डील थी नहीं, तेल की किसी सूरत में कोई डील थी नहीं। जब इमरान खान साहब वहाँ गए थे और जो फाइनेंस मिनिस्टर आपके गए, इन्होंने एक लेटर भी लिखा उनको, वो सारी की सारी बात इनकी गंदम और गैस के ऊपर थी, तेल का उसमें कोई जिक्र नहीं है। लेकिन जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो मुलाकातें होती हैं, उसके बाद जिस मुल्क में जाते हैं वहाँ से एक मुत्तफिक का अलामिया जारी होता है, जिसके अंदर कोई तेल का जिक्र नहीं था, अलामिया में भी जिक्र नहीं है। हाँ, हो सकता है गुफ्तगू में कोई वर्बली इन्होंने खान साहब ने कह दिया हो उनको कि जी तेल हमारा बड़ा महंगा हमें मिल रहा है, तो लेकिन वो निचोड़ तो अलामिया आता है ना, अलामिया में तो कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई जिसमें, और ना कोई ऐसा एग्रीमेंट नज़र आया कि हम कहें कि जी रशिया से आना था। देखिए 2015 से और मुल्क में खरीद रहे हैं, 2015 से उनके साथ मुख्तलिफ किस्म की आपकी डीलिंग्स चल रही हैं रशिया के साथ, जिसमें एक आपकी पाइपलाइन थी जो कराची से कसूर तक उन्होंने बना के देनी थी आपको, वो कुछ $1.25 अरब का उसका कोई तखमीना था। जरदारी साहब ने मेरे ख्याल से 2015 में शायद विजिट किया था, शाहिद फरकान अब्बासी साहब ने भी आगे जाके शायद, जरदारी साहब का विजिट था जी बड़ा इंपॉर्टेंट वहाँ पे, और उनके विजिट से चंद दिन पहले गिलानी साहब को इन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया, उनकी गवर्नमेंट ख़त्म कर दी, तो वो उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब ने कोशिश की, उनकी भी गवर्नमेंट ख़त्म हो गई। उसके बाद शाहिद फरकान अब्बासी साहब ने एक एग्रीमेंट साइन किया था उनके साथ, जिसमें गंदम और गैस का था, लेकिन उसके ऊपर भी कोई काम नहीं किया। फिर ये गवर्नमेंट आ गई, इस गवर्नमेंट के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा जी कि हम ये खुद बनाएंगे और खुद करेंगे, और इन्होंने $4 अरब का किसी फॉरेन कंपनी के साथ जो है ना एक फिजिबिलिटी बना ली। ये शायद अब्बासी के दौर नहीं, ये पीटीआई के दौर में। अच्छा, पीटीआई के दौर में, ठीक है। और फिर पीटीआई के अपने अंदर ये तकसीम थी, जो ये हैं हम आदर साहब हैं वो उससे एग्री नहीं कर रहे थे, खैर उसके ऊपर काम ही नहीं हो सका। अब जब इनकी गवर्नमेंट ख़त्म होने वाली थी, उससे चंद दिन पहले इन्होंने एक लेटर लिख दिया वहाँ पे रशिया को, जी इसी हम आदर साहब की तरफ से, कि इसी तरह से 2017 में आपका एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, और तो उसी की कंटिन्यूटी में हम लोग चाह रहे हैं कि हमें सस्ती गैस और तेल मिले, मिले गंदम मिले। तो उसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि ये अपने जलसों में और अपने मुख्तलिफ तकारीर में और मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे इस चीज़ का कि हम रशिया से सस्ता तेल ले रहे थे। तो जो मौजूदा गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की, इन्होंने फिर उनके फॉरेन ऑफिस से रब्ता किया, इस तरह से आपको फॉरेन ऑफिस ने रब्ता किया उनसे, हाँ जी, उनसे रशियन अथॉरिटीज़ के साथ। उन्होंने फिर वो लेटर निकाला, उन्होंने कहा जी हाँ ये एक लेटर आया था लेकिन उसके ऊपर कोई काम नहीं हो सका, अगर आप विलिंग हैं तो आप अपना कंसेंट बताएं हमें। इन्होंने फिर अपनी ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन उन्होंने चूँकि पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड आपका इतना अच्छा नहीं था उनके साथ, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ हो गया, आपको सस्ता तेल वो नहीं दे रहे हैं अभी। देखिए हमारे मुकाबले इसके ऊपर आप एक पूरा प्रोग्राम रखें, नहीं मैं हक़ाइक़ के साथ ये ज़रूर कहूँगा रज़वान साहब, हमारे मुकाबले में इंडिया आज भी तेल ले रहा है रशिया से। अमेरिका के प्रोटेस्ट के बावजूद, दबाव के बावजूद, मुल्की मफाद में इंडिया ने फैसले किए और सस्ता तेल लेके गवर्नमेंट अपने अवाम को वहाँ सस्ता तेल फराहम कर रही है। हमारे तरफ से फैसले ऐसे किए नहीं जाते, और किए जाते हैं तो सिर्फ सियासी दिखावे के लिए दिखाए जाते हैं कि ये हमने फैसला किया था, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ पौने 4 साल के दौर में। ये जब कोरोना के दिनों में तेल सस्ता मिल रहा था और कई कंपनीज, कई ममालिक ने कहा हमसे उठा लें, उस टाइम इन्होंने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया उस टाइम, चलो कैरी पे करके उठा सकते। और मुझे हैरत ये है कि अभी आप कह रहे थे रशिया से गंदम भी खरीदना चाह रहे थे, कि पाकिस्तान की ये चंद साल पहले बम्पर क्रॉप थी गंदम, ये 2018 में आपने एक्सपोर्ट की है, ये एक्सपोर्ट की है, तो अब आपको ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद ये अब गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी 3 लाख 4 लाख टन, 3-4 लाख टन आपने इंपोर्ट करनी, और ये क्राइसिस इस साल ये गंदम का फेस करना पड़ेगा, जिसके लिए अगले 2-3 महीने में ये खड़ा है, जिसके लिए अपना कीमती ज़ेर मुबादला पाकिस्तान को खर्च करना पड़ेगा रोटी के लिए।
तो ये क्या सूरत हाल है? ये तो बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है भाई। अब इसका मतलब हम इस साल ये हम गंदम भी इंपोर्ट करेंगे और लाखों करोड़ों डॉलर हमारे गंदम की इंपोर्ट पे भी लगेंगे। देखें, आपकी कॉटन भी कम होगी, आपकी गंदम भी कम होगी, आपके पास राइस भी कम होगी। तो क्या किया है फॉरेन इनकी वैसे खान तो की जो पॉलिसीज थी वैसे तो वो 4 में क्या वैसे तो वो इन्होंने? मीडिया पे बैठ के तो कहते हैं जी सारी फसलें बड़ी ज़बरदस्त हुई हैं। अगर ज़बरदस्त हुई हैं फिर आपको इंपोर्ट क्यों करनी पड़ रही? अगर बम्पर क्रॉप है तो फिर कहाँ गई फिर थी? इंपोर्ट क्यों करनी पड़ रही? तो ये क्या सूरत हाल नज़र आ रही है आपको? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान की ये जो माशी सूरत हाल और ये सियासी सूरत हाल, और ये मुझे नहीं समझ आती किस तरीके से पब्लिक को फेस करते हैं। और जब ढिठाई से ये गलत बयानी से काम ले रहे होते हैं तो वो उनके चेहरे पे कभी उनका रंगत नहीं फिर भी बदलती, और ढिठाई से झूठ बोल रहे होते हैं। देखिए, उन्होंने करना ही करना है। उन्होंने अपनी कहीं ना कहीं से तो पब्लिक को कुछ तो दिखाना है, अपनी फेस सेविंग कुछ तो करनी है। चाहे वो झूठ बोलें, झूठ तो खैर मेरा ख्याल है कि उनका मोटो बन चुका हुआ है कि इतना झूठ बोलोगे सच का गुमान हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है, देखिए कल पंजाब असम्बली का बजट पेश होना। आप मुझे बताएं पंजाब का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? अभी तक ये अपना फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बना सके। चलिए वो वो तो ये भी फेलियर है ना, इन लोगों का भी तो फेलियर है ना। अच्छा ये चीज़ छोड़ें। ये तो जब ये गवर्नमेंट आई थी तो फौरी तौर पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पासपोर्ट जारी कर दिया गया, वो तजदीद कर दी गई, उसको रिन्यू कर दिया गया पासपोर्ट को। तो मियां साहब अभी वापस नहीं आए, क्या सूरत हाल है? वो बाहर ही बैठ के सियासी सूरत हाल को देख रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, पार्टी को चला रहे हैं, जहाँ ज़रूरी समझा जाता है वहाँ कामत जारी करते हैं। तो कब तक आपके ख्याल से आना चाहिए उनको? मेरे ख्याल से पाकिस्तान की सियासत मेरा नहीं ख्याल कि वो इस ये जो टेन्योर गवर्नमेंट का है कितना होता है, ये एंड तक जाती है या अभी दरमियान में कहीं कोई इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं। इस टेन्योर में तो वो नहीं आने वाला। पहले तो बड़ी बाज़गश्त थी 1 माह 2 माह कबल के जी वो तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं, पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। तो क्या सूरत हाल है? अब तो सारी की सारी पार्टी उसने मिलने वहाँ चली गई थी, और फिर कोई बड़ा डिसीजन होगा तो फिर मेरे ख्याल से पार्टी लंदन का रुख करेगी। देखें, ये जब तक अगला इलेक्शन नहीं होता और ये किसी स्ट्रॉन्ग फुटिंग में नहीं आती नून लीग, तब तक मियां नवाज शरीफ साहब तो पाकिस्तान नहीं आते मेरे ख्याल में। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि कुछ केसेस इनके कुछ बेहतर हो क्लियर हो जाएंगे तो शायद उस सूरत में वो शायद इलेक्शन से कबल आ जाएं वापस। चलें देखें जो सूरत क्या हाल होता लग है। रही इस है मुल्क में कुछ कुछ भी हो सकता है। इस मुल्क मेरा दूसरा ये कहना चाहिए, काफ लीग भी 2 हिस्सों में तकसीम होती नज़र आ रही है, और वाज़ह तौर पर जो चौधरी बरादरान हैं वो एक लेफ़्ट साइड पे खड़े हैं, एक राइट साइड पे खड़े हैं। परवेज़ लाई साहब और वो अपने बेटे के साथ खड़े हैं, पीटीआई के साथ अलाइंस के तौर पे, जबकि चौधरी शिजात हुसैन साहब अपने बच्चों के साथ ये जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके साथ खड़े हैं। ये पार्टी में ये लंबी सी एक बड़ी सी दरार आई है। अभी 2 दिन पहले, 1-2 दिन पहले की बात है, इन्होंने सारे बड़े इकट्ठे हुए हैं काफ लीग के। कोशिश की है उन्होंने कि किसी जगह पे मुत्तफिक हो जाएं। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई फ्रूटफुल साबित हुई है वो। तो मेरे ख्याल से ये ख़ानदान 2 हिस्सों में खुद ही बटा है कि एक साइड पे इधर खड़ा रहे, एक साइड पे इधर खड़ा रहे, ज़रूरत के वक्त वो एक दूसरे को कवर दे सके। ऐसा भी हो सकता है। देखिए, वो बड़े बड़े पाए के सियासतदान हैं। नहीं पाए के तो हैं सियासतदान वो जनाब। आप ये ना समझिए कि वो इतनी आसानी से फेल हो गए या निकल गए। वो गेम से आउट नहीं होंगे। देखिए जी, चौधरी परवेज़ लाई साहब बतौर वज़ीर आला बड़े कामयाब रहे, बड़ी अच्छी रिफॉर्म्स की गई, ठीक है। उनके 5 साल जो हमने देखे हैं, और सरप्लस वो अकाउंट वो अपना ख़जाना छोड़ के गए थे 400-500 अरब रुपया। वो टर्नओवर तो हमने देखा हुआ है, खुद सुना नहीं हुआ, हमने खुद देखा। तो ये चीज़ तो है कि वो उनका उस वक्त सूरत हाल बड़ी डिफरेंट थी। लेकिन उस वक्त ये IMF के से भी ये जान छूट गई हुई थी पाकिस्तान की, और अपने माशी पॉलिसीज़ के लिए आज़ादाना फैसला पाकिस्तान कर रहा था। लेकिन अब तो पाकिस्तान की जो क्राइसिस हैं, क्रंच हैं, ये तो अब बुरी तरह फंसे हुए हैं, सियासी लिहाज से भी और इक़्तिसादी लिहाज से भी। तो ये तो एक ऐसी पोजीशन है इस टाइम जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल अभी भी ये जो तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं जी एक शख्स की सिर्फ एक वोट पे ये पूरी पार्टी खड़ी है। जी बिल्कुल ठीक है, ये पूरी इत्तेहाद खड़ा है, पूरा इत्तेहाद, ये गवर्नमेंट का इत्तेहाद। अच्छा, यहाँ से एक और चीज़ साबित होती है कि अगर इसके पीछे गैर मुल्की ताकतें होती
बकौल खान साहब के और सारे पीटीआई वालों के, अगर अमेरिका होता तो क्या सिर्फ एक वोट की बढ़तरी से इनको गिराया जाता? ये एक ऐसा सवाल है जो कि खान साहब से पूछा जाए कि भाई वो दो आपके साथ हैं, खान साहब वो गद्दार नहीं हैं, जो आपसे अलहदा हो जाते हैं वो गद्दार हैं। बोरिस जॉनसन जो बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं, उनके खिलाफ भी सूरत हाल चल रही है। 148 उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिया, तो वो भी गद्दार है मेरे ख्याल से। लेकिन वहाँ ऐसी बात ही नहीं हुई बिल्कुल, और ये पार्लियामेंट खामोशी से एक्सेप्ट किया उन्होंने। और उनका और ये वही पार्लियामेंट सिस्टम है जो आपने बरतानिया से इंपोर्ट किया। देखिए वहाँ पाकिस्तान में वहाँ प्राइम मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए 180 वोट चाहिए होते और 211 वोट उसने ले लिए। 148 फिर भी उसके अगेंस्ट गए हैं, लेकिन 211 के बाद प्राइम मिनिस्टर वो फिर भी मौजूद है अभी भी। लेकिन 148 उसने 148 लोगों को ना वो अदालतों में ले गए, ना उनके किसी इलेक्शन कमीशन ने कोई ड्रामेबाजी की है, ना वहाँ कोई सियासी बयान जारी हुए हैं, ना वहाँ मीडिया के अंदर कोई शोर मचा है, ना वहाँ गद्दार गद्दार के नारे लगे हैं, ना वहाँ कोई चोर था। क्या से रिजवान साहब, उसमें एक ये है कि वो सिस्टम को फॉलो करते हैं। इधर हमें मजबूर किया जाता है आप शख्सियात नहीं, आप ये देखें, ये खान साहब जब आए थे, खान साहब जब कंटेनर पे थे तब से लेके अभी तक तमाम मसाले 10 डाउनिंग स्ट्रीट में ये होता है जी, 10 डाउनिंग स्ट्रीट। इन्होंने लोगों को पता नहीं था 10 डाउनिंग स्ट्रीट है क्या, या सोशल वेलफेयर के तौर पे बरतानिया की मिसालें दिया, उनकी मिसालें दिया जाती। ठीक है, यहाँ आके आप ज़रा कंपैरिजन करें अपने साथ, देखें जी, कंपैरिजन करें, वो तो जहालत ही नजर आती है। आपके तो 20 लोग साइड पे हुए, जहालत नजर आती है। उनका तो 150 बंदा 20 लोग साइड पे हुए हैं, और वो एमपीएम तो दूसरी पार्टी वो साइड पे हुई है। नहीं देखिए, वो तो इंडिपेंडेंट पार्टियाँ हैं ना। बिल्कुल सही, उन्होंने आपके साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई थी, वो चले गए, अलग हो गए। जिन्होंने भी किया उनको, जो उनको लाए थे उन्होंने ही साइड पे कर दिया उनको, ये रियलिटी है। देखिए जी, यहाँ तो जो अदारों के साथ, शख्सियात के साथ कुछ हमारी जो मुअज़्ज़ज़ अदालतें हैं, उन्होंने भी ऐसे फैसले दे दिए जिस पर खुद बड़ी हैरत होती है बाज़ दफ़ा। अगर आप आईने पाकिस्तान खोल के बैठें तो जिस तरीके से मुनहरिफ अरकान को के बारे में फैसले आए, जो भी पोजीशन हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तो इसको गद्दारी का दे देना तशरीह करके कि गद्दार हैं ये, वो हमसे ये कर दिया, फिर मीर जाफर, मीर सादिक, और ये क्या मामला है। ये जो दो लफ्ज़ हैं ना इस मुल्क के अंदर, गद्दार और काफिर, बड़ा नुकसान पहुंचाया मुल्क को इन दोनों अल्फाज में, और ये हर दौर में इस्तेमाल किए गए। जो मजहबी जमातें हैं वो किसी को भी काफिर करार दे देती हैं, जो सियासी जमातें हैं वो 1 मिनट नहीं लगाते करार दे देते हैं। कि जो केसेस, जो शरीफ बरदरान के खिलाफ केसेस चल रहे हैं जो अदालतों में, जो FIA में, वो पैरेलल बुनियादों पे ही चल रहे हैं, और अभी तक वो दोनों जमानतों पे ही हैं। तो केसेस अगर हैं तो उसको क्लियर कर देना चाहिए, अगर नहीं है तो पकड़ लें। देखिए मेरी बात सुनिए, ये क्लियर करें ना। ये 4 साल इनकी गवर्नमेंट रही है, क्यों कोई चीज़ प्रूफ नहीं कर सके? नारे तो आज भी वही लगा रहे हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये चोर हैं, ये डाकू। यार आपके पास तो अल्टीमेट पावर थी, इस्टेब्लिशमेंट टोटली आपके साथ थी, आपने क्यों साबित नहीं किया? क्यों फैसले नहीं हुए 4-4 साल? अगर इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस के फैसले भी नहीं होंगे तो फिर आम आदमी का क्या बनेगा इस मुल्क में? यही मैं कह रहा हूँ, अगर वो मुजरिम है तो साबित करें, अगर नहीं है तो उनको अदालतों में जो घसीटा जा रहा है, बतौर वज़ीर आज़म भी जा रहे हैं, वो बतौर वज़ीर आला भी जा रहे हैं, तो ये केसेस या ख़त्म हो जाएं या इनके फैसले कर देने चाहिए। देखें, जब कोई केस चालान पेश होने के बाद ट्रायल में चला जाता है ना आगे, उसके बाद गिरफ्तारियां नहीं होती हैं। और यहाँ पे एक अजीब ड्रामा है, जो FIA फिर कह रही है हमें इन दोनों की गिरफ्तारी चाहिए। मतलब कोई कानून है? और दूसरा, उनको जिधर मर्जी सियासत करने का मौका मिल रहा है कि जी जमानतों पे हैं, जमानतों भी हैं। ये भाई सिस्टम है, भाई सिस्टम नहीं, आपको इसी सिस्टम के तहत आप प्राइम मिनिस्टर बने थे, और यही एक सिस्टम है जिसमें से आपको निकाल के साइड पे आपको कर दिया है, अदम एतमाद की तहरीक कामयाब। नहीं, जब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे इमरान खान साहब, ये खुद भी जमानत पे थे। बिल्कुल, उस टाइम भी यही दहशतगर्दी के केस में। और वो जज साहबान जो सादिक और अमीन इनको कहते रहे हैं, वो अब हमें इस पर सवाल पड़ेगा कि वो जो मामला चले हैं, जो तोशा खाना वाले और जो भी, वो सादिक अमीन थे या हैं, इस पे भी एक कम से कम एक बहस करनी चाहिए। साहब अगर यहाँ होते तो ये
मुस्तकिल साबिक और अमीन ही रहते। और वो मैंने तो आपसे ये भी कहना था कि एक प्रोग्राम ज़रूर करना है। अब वो लोग कहेंगे कि प्रोग्राम की डेटें दी जा रहे हैं, ये कर रहे हैं कि भाई एक तो साकिब निसार साहब पे भी हमने डिस्कस करना है किस दिन कि ये भाषा डैम के लिए जो वो डैम बनाओ वो तहरीक किधर गई, और वो जो मामला वो बाहर जो अदालतों बाहर जाते हैं बरतानिया में, वो वसीस पाकिस्तानी क्या समझते हैं, क्या सूरत हाल है भाई इस मामले में डच साहबान की। बल्कि अदलिया पे एक हमें अपने प्रोग्राम करना है कि पाकिस्तान की अदलिया ये स्टैंड किधर कर रही है दुनिया में, देखें आपकी अदलिया किस नंबर पे मौजूद है। आपकी अदलिया के जो रिटायर्ड जजेज़ हैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी के बड़े बड़े लोग, आपके आर्मी के बड़े बड़े लोग, जनरल्स भी हैं उसमें बहुत सारे लोग, क्या इस मुल्क को इस काबिल ही नहीं समझते कि रिटायरमेंट के बाद यहाँ रहें? अगले दिन टिकट कटाते हैं, कोई अमेरिका, कोई इंग्लैंड, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई कहीं को कहीं। ये तो बड़े अजीब सी सूरत हाल है। और कभी हमने ये नहीं सुना कि कोई मुअज़्ज़ज़ कोई शख्सियत ये रिटायरमेंट के बाद रशिया चली गई है, देखें शिफ्ट हो गई है। अगर अच्छा वो शिफ्ट होते हैं यूरोप में या अमेरिका में ही है। अगर वाकई इस मुल्क को तरक्की देनी है ना इन्होंने, तो एक कानून कम से कम ये ऐसा बनाएं कि कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर अपनी रिटायरमेंट के बाद, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे ब्यूरोक्रेट है, चाहे फौजी है, चाहे जज है, 5 साल तक ये मुल्क नहीं छोड़ सकता। पॉलिसीज बना दें। बल्कि एंड में मैं ये कानून बनना है। अच्छा रिजवान, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा एंड में, ये इस बिल ऑफ को हम समेटते हैं कि ये गवर्नमेंट की ये जो जिम्मेदारी अब ये मौजूद है इस टाइम, इनको चाहिए कानून साजी कोई ऐसी कर दें मुख्तलिफ उस इस पे कुछ चीज़ों पर, ताकि आगे से रास्ता कोई सीधा करें। तो इस पर आप क्या ख्याल है? देखिए अभी ये इस पोजीशन में हैं कि ये करें, और ये कर सकते हैं क्योंकि सारे के सारे लोग इनके साथ हैं। बिल्कुल सही। अपोज करने वाला कोई नहीं है, लेकिन ये कर नहीं रहे। या उधर से कोई हिदायत नहीं आ रही, हिदायत भी नहीं आ रही, और भी नहीं आ रही, खुद ही फंसे हुए हैं बहुत ज़्यादा। हर चीज़ के अंदर ग्रास रूट लेवल पे हर चीज़ के अंदर हदायत की ज़रूरत नहीं होती हैं। कुछ चीज़ें पब्लिक इंटरेस्ट में इनके अपने इख्तियारात में भी होती हैं, तो वो तो ये कर सकते हैं ना एटलीस्ट, लेकिन नहीं कर रहे अभी तक, इसलिए कि इनको अपनी पोजीशन ही क्लियर नहीं हो रही। इनको चाहिए कि जो ज़रूरी कानून साजी है मुल्की मफाद में है वो ज़रूर करें, ताकि इसकी सूरत हाल पाकिस्तान की मज़ीद बेहतर कर सकें जब तक ये इक़्तिदार में मौजूद है। और हम तो ये ज़रूर चाहेंगे कि गवर्नमेंट जो भी है अगर ये इक़्तिदार में मौजूद है तो इसको कामयाब पाकिस्तान को इन क्राइसिस से निकालें। हम तनकीद बराए तनकीद नहीं करते, जहाँ तनकीद ज़रूरी है उसके साथ हम तनकीद के साथ इसका हल भी बताएंगे, ताकि ये लोग ना कहें कि जी हम तनकीद ही सिर्फ कर रहे हैं और इसका हल नहीं बता रहे। बिल्कुल। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला एक नए वीलॉग के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए रिजवान चौधरी साहब को और अली फारूक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।